वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशोलॉजी ऑप्शनल और आज हम पढ़ने वाले हैं रेफरेंस ग्रुप थ्योरी गिवन बाय आर के मार्टन। प्रीवियस कुछ लेक्चर में हमने डिस्कस किया है आर के मार्टन के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। हमने जाना लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस के बारे में, हमने जाना फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का जो डिफरेंस है उसके बारे में, और हमने देखा कैसे आर के मार्टन क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्लासिकल फंक्शनलिज्म को एंड पर्टिकुलरली टालकट पार्सन्स को। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रेफरेंस ग्रुप्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है रिलेट दिस टॉपिक विद कन्फॉर्मिटी। तो इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कन्फॉर्मिटी एंड डेविएंस, उसमें कन्फॉर्मिटी टॉपिक है, उससे इसको रिलेट कराना है अपने को। जब हम इसको पढ़ लेंगे फिर उस पर एक बार इसको रिविजिट फिर करेंगे। तो रेफरेंस ग्रुप का मीनिंग क्या है पहले देसी भाषा में समझते हैं। एक ऐसा ग्रुप जिससे हम कुछ समझें, कुछ सीखें और उसके चाहे हम पार्ट हों या ना हो, ये देसी भाषा में इतना समझ लीजिए आप। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आईएएस ग्रुप, आईएएस का जो ग्रुप होगा वो आपके लिए रेफरेंस ग्रुप हो जाएगा। आप उसके मेंबर नहीं हैं, आल्दो आपके लिए अभी नॉन मेंबर है, लेकिन सिलेक्शन के बाद आप इसके मेंबर बन जाएंगे और इसीलिए आईएएस ग्रुप आपके लिए होगा एक रेफरेंस ग्रुप। अब देखते हैं वाई डोंट वी असर्ट अवर इंडिविजुअलिटी। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इसलिए ही लिखा कि आपके माइंड में एक थॉट प्रोसेस बना सकूं कि ये कुछ इंडिविजुअलिटी के रिस्पेक्ट में कहानी है। मीन्स इंडिविजुअलिटी जहाँ ख़त्म होती है या देखा जाता है कैसे रेफरेंस ग्रुप डोमिनेट करता है आपकी इंडिविजुअलिटी के ऊपर। वाई डोंट वी असर्ट अवर इंडिविजुअलिटी? आंसर, फॉर सीकिंग अप्रूवल और एक्सपेक्टेंस वी एडमायर सम रेफरेंस ग्रुप। तो हम किसी को एडमायर करते हैं और वो होता है रेफरेंस ग्रुप। तो क्योंकि वो हमारी एडमिरेशन में है तो मीन्स हमसे तो अच्छा होगा ही होगा, तो इंडिविजुअलिटी वहां पर असर्ट नहीं होती है। ग्रुप थ्योरी एक्नॉलेजेस दैट वी लिव इन ग्रुप। हम अपनी आइडेंटिटी देखते हैं वो वी की देखते हैं, ना कि आई की। तो हम ग्रुप से आइडेंटिटी को ड्राइव करते हैं। आप अपना नाम लिखिए कॉपी में और आप देखेंगे आपके नाम में जो सरनेम है वो आपके ग्रुप को दिखा रहा है, आपका जो नेम है वो आपकी इंडिविजुअलिटी को दिखा रहा है, जो आपका सैल्यूटेशन बाद में लगेगा वो भी आपको ग्रुप को दिखाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरा कोई स्टूडेंट है मिस्टर एक्स त्यागी, और थोड़े दिन में वो बन जाएगा आईएएस। अब समझिए, अब इस इंफॉर्मेशन में क्या क्या रेफरेंस ग्रुप है या क्या क्या ग्रुप है। एक तो त्यागियों का ग्रुप है, तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो त्यागी से ड्राइव हो रही है, उसकी जो आइडेंटिटी है आईएएस से ड्राइव हो रही है, और जो थोड़ा बहुत इंडिविजुअलिटी बची है वो एक्स में है जो ना के बराबर है। जैसे आप एक सरकारी ऑफिस में जाइए तो आप सामने बैठे डेस्क पर जो बंदा होता है उससे क्या कहते हैं, बाबूजी, ना कि उसका नाम लेते हैं। मीन्स उसके ग्रुप के आधार पर उसकी आइडेंटिटी को एक्नॉलेज करते हैं। एज एन इंडिविजुअल वी ट्राई टू लिव अप टू इंटरनलाइज एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रुप फॉर इवेल्युएशन बेस्ड ऑन ए रेफरेंस ग्रुप। हम ग्रुप जैसा क्यों बिहेव करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ग्रुप भी हमारी तरफ देखे। मीन्स अगर हम ग्रुप को एडमायर कर रहे हैं, हम क्यों एडमायर करते हैं? हम चाहते हैं इन रिटर्न ग्रुप भी हमारा लोड ले। तो ये कुछ बात होती है फॉर इवेल्युएशन बेस्ड ऑन रेफरेंस ग्रुप। ये तो रही इंडिविजुअलिटी वर्सेस ग्रुप की बात। मर्टन सिग्निफिकेंटली डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप व्हिच पॉजिट्स दैट इंडिविजुअल्स, फिर से आप फोकस करिए इंडिविजुअल्स पर, बिलोंगिंग टू वन ग्रुप ऑफन आइडेंटिफाई विद अनदर ग्रुप। अब दो ग्रुप की बात हो रही है, वन ग्रुप अनदर ग्रुप। दे परसीव एज बेटर ऑफ, internalizing its values and behaviors and striving for mobility. Once they join that group, they may then identify with yet another. तो ये है इंडिविजुअल, ठीक है। ग्रुप वन, ग्रुप टू, ये क्या होता है, पहले ग्रुप वन का पार्ट होता है, फिर देखता है इस ग्रुप वन से उसका मन भर गया, फिर वो चला जाता है ग्रुप टू में। तो जो इंडिविजुअल है वो ग्रुप से ग्रुप में मूव करता रहता है। तो मानव मन तो चलायमान है, ये इस ग्रुप से उस ग्रुप की कहानी है एज पर मर्टन। तो मर्टन जो सोशल मोबिलिटी देख रहे हैं वो ग्रुप के मूवमेंट में देख रहे हैं। तो ये है ग्रुप थ्योरी ऑफ मर्टन। तो यहाँ इस थ्योरी से वो देख पा रहे हैं सोशल मोबिलिटी को भी। तो आप देख रहे हैं सोशल मोबिलिटी को भी मर्टन ग्रुप थ्योरी में
दिखा पा रहे हैं। प्रिकर्सर ऑफ ग्रुप थ्योरी। While Merton formalized this concept, he acknowledged its precursors. मर्टन ने बस इसका नामकरण किया या इसका फॉर्मलाइजेशन किया, लेकिन उससे पहले ये कंसेप्ट दिया गया और इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कौन? मर्टन भी। तो इसके देखते हैं प्रिकर्सर्स कौन है। C.H. कुले, इनकी जो बुक है लुकिंग ग्लास सेल्फ। जब मैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बताया था लुकिंग ग्लास क्या होता है। People observe how others perceive them and adjust their behavior based on this reflection. That is, counter actors are point of reference for the actors. इसका मीनिंग क्या है? आप सोचिए, आप एक पब्लिक स्पीच दे रहे हैं एक पॉलिटिकल रैली में, उसमें तालियां बहुत तेज बजी, तो आप समझ जाएंगे कि सामने जो जनता है उसे मेरा पॉइंट समझ में आ गया। तो आप अपने भाषण को, अपने स्पीच को उन्हीं टॉपिक्स के आसपास ओरिएंट करेंगे। मान लीजिए सेकंड केस में क्या है, आपने 15 मिनट का स्पीच दे दिया और जनता जाने लगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार जनता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसमें जनता के मन की बात कर समझना पड़ेगा। तो फिर आप थोड़ा बहुत स्पीच चेंज करेंगे, और जब स्पीच चेंज किया शायद जनता वापस लौट आए। मीन्स आपने जो अपना बिहेवियर है वो समझा, सामने वाले थॉट, सामने वाले क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। मीन्स रिफ्लेक्शन या काउंटर एक्टर कैसे सोच रहा है आपके बारे में। मीन्स आपने लुकिंग ग्लास मीन्स हाथ में जो लिया जाता है शीशा, उसको कहते हैं लुकिंग ग्लास। तो उस शीशे में अपने को देखा, मीन्स आपने सामने वाले की आंखों में अपने आप को देखा। तो ये जो कंसेप्ट है वो दिया गया था C.H. कुले के द्वारा। तो ये मीन्स क्या है? रिफ्लेक्शन मीन्स आपने रेफरेंस माना उसको, सामने वाले को, उसके रिस्पॉन्स को आप रेफरेंस की तरीके से ले रहे हैं, उनके जो रिस्पॉन्स है उसको रेफरेंस की तरीके से ले रहे हैं। तो ये जो रेफरेंस ग्रुप थ्योरी है वो कहीं ना कहीं इस थ्योरी से भी इन्फ्लुएंस होती है। डू बॉयस, इनको कहा जाता है अम्बेडकर ऑफ USA। ये रेसिज्म के खिलाफ बहुत ज़्यादा लिखे थे, अम्बेडकर ऑफ USA। बुक है इनकी डबल कॉन्शियसनेस। डिस्क्राइब द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस्ड बाय अफ्रीकन अमेरिकन हु हेल्ड both their racial identity and their identity as Americans, often internalizing the white majority as a reference। देखिए क्या बता रहे हैं, अमेरिका में जो अफ्रीकन अमेरिकन है, तो अफ्रीकन अमेरिकन है उनका एक तो रेस अलग है, पहली चीज उनकी रेस अलग है, और वो ब्लैक भी हो सकते हैं कलर के, और उनकी जो आइडेंटिटी है वो अमेरिकन हो चुकी है। तो उनकी दो आइडेंटिटी आप देखने को मिल रही है, एक तो उनकी अफ्रीकन आइडेंटिटी उनकी रेस के आधार पर दिख रही है, और अमेरिकन आइडेंटिटी उनकी नेशनलिटी के आधार पर दिख रही है। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है दोनों आइडेंटिटी में, क्योंकि वो रेफरेंस के रूप में लेते हैं किसको? वाइट लोगों को। तो यहाँ पर रेफरेंस क्या हो रहा है? वाइट लोग, वाइट मेजॉरिटी। तो आप देख रहे हैं रेफरेंस, तो ये कहीं ना कहीं प्रिकर्सर है किसका? रेफरेंस ग्रुप थ्योरी का। रेफरेंस ग्रुप थ्योरी। डेविड न्यूकॉम्ब empirically tested the concept, observing how students in Community College of Bennington, USA adopted the behaviors and attitudes of successful community members they treated as role models, point of reference। आप USA की बात छोड़िए, आप इंडियन यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आप वहाँ पर देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत बिलीनियर्स को अपना रेफरेंस मानते हैं और उनके जैसा ही बनना चाहते हैं। आजकल जेनजी भी ऐसे यंग बिलीनियर्स को अपना रेफरेंस मानते हैं। तो ऐसी कुछ स्टडी किसने की थी? डेविड न्यूकॉम्ब ने, अमेरिकन कॉलेज में। तो वहाँ पर भी उन्होंने रोल मॉडल और पॉइंट ऑफ रेफरेंस की कहानी को ऑब्जर्व किया था। तो ये भी एक प्रकार से रेफरेंस ग्रुप थ्योरी ही हुई ना। सैमुअल स्टॉफर, इन हिज स्टडी ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II, स्टॉफर फाउंडेड दैट इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन वाज लेस अबाउट एब्सोल्यूट कंडीशन एंड मोर अबाउट हाउ दे परसीव्ड देमसेल्फ कंपेयर टू देयर रेफरेंस ग्रुप। अब देखिए कीवर्ड क्या है? रेफरेंस ग्रुप और एब्सोल्यूट कंडीशन और रिलेटिव डिप्रीवेशन। Soldiers felt relatively deprived when comparing their circumstances to those they viewed as better off, even if their objective conditions were good. This led to competitive inequality rather than outright revolution, as in absolute deprivation theories like Marx। ये क्या करें? मान लीजिए अभी अमेरिकन सोल्जर की बात ना करें, आप किसी भी कंट्री के सोल्जर की बात करें। सोल्जर हैं कुछ, 2 सोल्जर हैं, ठीक है।
एक सोल्जर क्या है, बैटलफील्ड पर है, और एक सोल्जर कंट्री में रह के हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा है और बैटल चल रही है। अब आप समझिए जो अपना सोसाइटी है वो कौन से सोल्जर का ज़्यादा लोड ले रही होगी, वो शायद बैटलफील्ड में जो मौजूद सोल्जर है उसका ज़्यादा लोड ले रही होगी। और आप समझिए क्या पता जो हॉस्पिटल में सोल्जर है उसकी जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं वो बेटर ऑफ हो, मीन्स क्या पता इसको सैलरी ज़्यादा मिल रही हो, ठीक है, इसको हाउस भी अच्छा दिया गया हो विद रिस्पेक्ट टू सोल्जर इन बैटलफील्ड। लेकिन आप पाएंगे कि जो हॉस्पिटल में सर्व कर रहा सोल्जर है वो रिलेटिवली डिप्राइव्ड फील करेगा विद रिस्पेक्ट टू बैटलफील्ड सोल्जर। क्यों? क्योंकि जो समाज है वो इसके ही लोड ले रहा है। समाज आपके सैलरी का उस समय लोड नहीं लेगा, आपको कितना बड़ा घर दिया गया उसका लोड नहीं लेगा। तो इसलिए जो डेप्रिवेशन की फीलिंग है वो रिलेटिव होती है, ये कहा गया इस पैराग्राफ में। और ये रेफरेंस ग्रुप थ्योरी में या रेफरेंस ग्रुप के रिस्पेक्ट में आती है। तो इसीलिए सोल्जर्स में रिलेटिव डेप्रिवेशन की भावना कम हो जाए, नहीं तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे। तो कुछ सॉल्यूशंस उन्होंने दिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा हो रहा था कि सोल्जर्स में रिलेटिव डेप्रिवेशन की भावना बढ़ रही थी। ही सजेस्टेड सॉल्यूशंस लाइक जॉब रोटेशन। क्या करो, जॉब को रोटेट कर दो। आज एक सोल्जर बैटलफील्ड पर है क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा है, और फिर बाद में उसको हॉस्पिटल में कर दिया, फिर कभी सिविल ड्यूटीज में कर दिया। तो ऐसे जब आप जॉब रोटेशन कर देंगे एक ही, तो कोई रिलेटिव डेप्रिवेशन वाली भावना नहीं रह जाएगी। तो आप देख रहे हैं कैसे सोशोलॉजी का यूज होता है पॉलिसी मेकिंग में। तो मैं जब आपको स्कोप ऑफ सोशोलॉजी बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था यूज ऑफ सोशोलॉजी इन पॉलिसी मेकिंग। तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय एक सोशोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है टू स्टडी अमेरिकन सोल्जर्स, और क्योंकि उनके मन में रिलेटिव डेप्रिवेशन की भावना आ गई थी, उसको कैसे भी टोन डाउन करना था। एक बात यहाँ पर कार्ल मार्क्स की ओर की गई, क्या कि इनइक्वलिटी तो है लेकिन कॉम्पिटिटिव है। मींस अगर दो सोल्जर्स में इनइक्वलिटी समझ में आ रही है लेकिन कॉम्पिटिटिव है, क्यों? दोनों सोल्जर जो रिलेटिवली डिप्राइव्ड फील कर रहा होगा वो कहेगा कुछ नहीं, साहब ने कह दिया तो भाई कोई बात नहीं, साहब ने उसको बैटलफील्ड में भेज दिया तो साहब की मर्जी, या लॉ में लिखा है उसके आधार पर चला गया। तो इनइक्वलिटी को जस्टिफाई कर दिया जाता है थ्रू लॉ, थ्रू सीनियर ऑर्डर। तो इसलिए ये कॉम्पिटिटिव इनइक्वलिटी होती है। जबकि मार्क्स जो बात कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन की बात कर रहे हैं। तो जब हम मार्क्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन क्या है। और वो एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन के बाद रिवॉल्यूशन जैसी कहानी बताते हैं कि रिवॉल्यूशन हो जाएगा। आप देख रहे हैं अमेरिकन सोल्जर में कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, वो क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनइक्वलिटी थी वहां पर, और डेप्रिवेशन एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन नहीं था, रिलेटिव डेप्रिवेशन था। और देखते हैं कि ग्रुप थ्योरी कहाँ से आई है। जीएच मीड टॉक्स अबाउट सिग्निफिकेंट अदर्स एज वेल एज जनरलाइज्ड अदर मीनिंग पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो वो सिग्निफिकेंट अदर्स और जनरलाइज्ड अदर्स की बात कर रहे हैं, और उसमें हो क्या रहा है, सिग्निफिकेंट अदर्स में मान लीजिए एक चाइल्ड है, उसके आसपास जो भी लोग उसे देखते हैं, जैसे मदर दिखती है, फादर दिखते हैं, या मान लीजिए बिग ब्रदर दिखता है उसका, ठीक है, एक दो पड़ोसी मान लीजिए, नेबर्स मान लीजिए। तो ये जो उसको पास में दिखते हैं जब वो बच्चा होता है तो उनको कहा जाता है सिग्निफिकेंट अदर्स। तो वो इनको रेफरेंस की तरीके से लेता है। जैसे एक छोटा बच्चा हेयर स्टाइल रखता है अपनी, तो वो किसके आधार पर रखता है, वो देखता है मेरे पिता कैसी हेयर स्टाइल रखते हैं, वो फादर की जैसे रख लेता है, वो अपने ब्रदर जैसे एक्ट करने लगता है। तो वो रेफरेंस ग्रुप लेता है किसी को। तो छोटे बच्चे के लिए एक रेफरेंस ग्रुप कहा गया, उसको टर्मिनोलॉजी दी गई सिग्निफिकेंट अदर्स की। जब वो बच्चा थोड़ा गेम स्टेज में आ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वह पूरे समाज को रेफरेंस की तरीके से देखता है। जैसे मैंने पब्लिक स्पीच वाली बात बताई थी, तो उस केस में जो आपके सामने जनता है तो उसको कहा जाएगा जनरलाइज्ड अदर। तो आप पूरी जनता को एक रेफरेंस ग्रुप की तरीके से देखेंगे और उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए ये अपने मन में सोचेंगे। तो ये जो बात हो गई ये भी रेफरेंस ग्रुप की बात हो गई। मर्टन एंड एलाइस किट, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। This concept describes a psychic process where an individual emotionally connects with a higher status group and begins to adopt its customs, norms and behaviors before actually becoming part of that group. जैसे इंडिया के केस में एक कंसेप्ट दिया गया था श्रीनिवास के द्वारा, कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन। इसमें क्या होता है,
हायर स्टेटस ग्रुप को लोग कॉपी करते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये कल्चरल हायरार्की इसमें ऐसे डिफाइंड है। तो क्या हो सकता है, क्षत्रियों को कॉपी करे वैश्य, क्षत्रियों को कॉपी करे शूद्र, क्या पता ब्राह्मण को कॉपी करे क्षत्रिय, क्या पता ब्राह्मण को कॉपी करे वैश्य, ब्राह्मण को कॉपी करे शूद्र। क्यों करते हैं? मीन्स अगर कॉपी करने की बात है या उनके जैसे एक्ट करने की बात है, तो मीन्स शूद्र क्षत्रियों को ऐसा स्टेटस ग्रुप देख रहा है या रेफरेंस ग्रुप देख रहा है कि हम इनके जैसे एक्ट करेंगे, क्या पता हमें समाज में उतना ही स्टेटस मिल जाए। तो ये साइकिक प्रोसेस इन्होंने इसको कहा। दे री स्टडीड अमेरिकन सोल्जर्स थ्रू दिस लेंस। और फिर उसके बाद ये थ्योरी इन्होंने अमेरिकन सोल्जर्स पर भी लगाई, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की डेफिनेशन है वो अभी हम देखेंगे कि क्या होता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। हर्बर्ट हैमन formally introduced the concept of reference group behavior and its role in group dynamics, noting how individuals unhappy with their group might affiliate with another, potentially leading to marginalization. तो एक और की टर्म है ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड, मार्जिनलाइजेशन। तो ग्रुप डायनेमिक्स में हम दो टर्म मेनली पढ़ते हैं ग्रुप डायनेमिक्स या रेफरेंस ग्रुप थ्योरी में। एक तो है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, दूसरा है मार्जिनलाइजेशन। ये दोनों हम टर्म एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे समझिए ये क्या कहना चाहते हैं। इंडिविजुअल्स करते क्या, वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में दौड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो एक ग्रुप से अनहैप्पी होते हैं तो दूसरे ग्रुप की वो थोड़ी आशावान नज़रों की से देखते हैं। जैसे कि कोई एक पॉलिटिशियन है, वो बीजेपी में उसे सम्मान नहीं मिलता है तो वो सम्मान पाने कहाँ निकल जाता है, कांग्रेस में। ठीक है, लेकिन कांग्रेस में भी जब उसको एंट्री सही से नहीं मिलती है तो वो बन जाता है मार्जिनल मैन की तरीके से। मीन्स ना वो बीजेपी के रह जा पाता है ना कांग्रेस का, कहीं बीच में अटक जाता है। तो इसको कहा जाता है मार्जिनलाइजेशन। और एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का मीनिंग ये है कि जब ये बीजेपी छोड़ने का मन बना रहे थे और कांग्रेस में जाने का मन बना रहे थे, तो उस बीच ये बीजेपी का जो कल्चर है उसको छोड़ रहे होंगे और कांग्रेस के कल्चर को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। मीन्स यहाँ पर ये बटेंगे तो कटेंगे वाली बात कर रहे होंगे पहले, और फिर धीरे धीरे जब यहाँ पर जाएंगे तो ये मोहब्बत की दुकान वाली जो प्रोपेगेंडा है उस पर बात कर रहे होंगे, मोहब्बत की दुकान। तो ये कैसे बटेंगे तो कटेंगे से मोहब्बत की दुकान की तरफ चले जाएंगे, उस प्रोसेस को कहा गया एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ये भी हम और रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। रेफरेंस ग्रुप, द टर्म रेफरेंस ग्रुप वाज कॉइन्ड बाय हर्बर्ट हैमन। तो टर्म जो हर्बर्ट हैमन साहब ने दिया था, एंड द कंसेप्ट, और उसके पीछे का जो कंसेप्ट है उसको डेवलप या इलेबोरेट किया मुजफ्फर शरीफ एंड आर.के. मर्टन साहब। तो हैमन ने बताया और शरीफ और मर्टन ने बढ़ाया। अब डेफिनेशन देखते हैं। रेफरेंस ग्रुप refers to any social group that the individual uses for shaping and evaluating his own feelings, actions and attitudes. Thus, any social group that one uses as a standard or frame of reference in order to shape one's own behavior, actions, achievement is a reference group. Means एक इंडिविजुअल अपने एक्शंस, फीलिंग और एटीट्यूड को इवेल्युएट करता है किसके आधार पर, जो भी उसका रेफरेंस ग्रुप है उसके नॉर्म्स के आधार पर, कि उनके अकॉर्डिंग मैं कैसे काम कर रहा हूँ। मीन्स आपके जो एक्शंस हैं, अगर आप ये मान लिया एवेल्युएशन कर रहे हैं, मीन्स आपके जो एक्शन है एज एन इंडिविजुअल वो एक सोशल ग्रुप के द्वारा गाइड हो रहे हैं, और उसी सोशल ग्रुप को आप क्या कह रहे हैं, रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप एक्ट्स एज द नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स फॉर एन इंडिविजुअल। फिर देखिए, इंडिविजुअल के लिए ये तो स्टैंडर्ड्स की तरीके से काम करता है, मीन्स इंडिविजुअल उससे गाइड होता है। तो इंडिविजुअल गाइड किससे हो रहा है, मीनिंग से, इनर मोटिवेशन से, या फिर ग्रुप से, सोशल ग्रुप से। तो मर्टन साहब से तो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल तो सोशल ग्रुप से गाइड होता है, ना कि इनर मोटिवेशन और मीनिंग से। अकॉर्डिंग टू ग्रुप थ्योरी, ह्यूमन बीइंग्स लिव इन ग्रुप्स एंड द ग्रुप्स to which we belong are members affect our conduct greatly। तो ये कह रहे हैं जिस ग्रुप के हम मेंबर हैं वो हमारा कंडक्ट को अफेक्ट करता है, मीन्स हमारे ग्रुप का इन्फ्लुएंस हमारे बिहेवियर पर होता है। एग्जाम्पल, आप एक स्टूडेंट हैं मान लीजिए, ठीक है, आप पार्ट हो सकते हैं NSUI का, आप पार्ट हो सकते हैं AB
बीईपी का। अगर आप एनएसयूआई के पार्ट हैं तो आप अपने ग्रुप के आधार पर एक्ट करेंगे, और एबीवीपी के पार्ट हैं तो उसके आधार पर एक्ट करेंगे। मीन्स आप एज एन इंडिविजुअल एक ग्रुप से गाइड हो रहे होंगे, और वो ग्रुप आपका होगा मेंबरशिप ग्रुप अगर आप उसके पार्ट हैं। ग्रुप एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल मेंबर्स, और ग्रुप भी चाहता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करें, एंड दैट इंडिविजुअल मेंबर्स एक्ट अकॉर्डिंगली बिकॉज दे सीक द ग्रुप्स अप्रूवल। और इसलिए इंडिविजुअल भी जैसे ग्रुप चाहता है वैसे ही एक्ट करता है, क्योंकि उसे ग्रुप से अप्रूवल चाहिए, कहीं ग्रुप मुझे बाहर ना कर दे। मुझे ग्रुप जैसे ग्रुप पूरा एक्ट करता है, ग्रुप के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसी आधार पर मैं भाई एक्ट करूंगा। जैसे अगर एक पॉलिटिशियन बीजेपी का मेंबर है, तो अगर वो बीजेपी में जब तक है तो वो बीजेपी की ही पार्टी लाइन फॉलो करेगा, ना कि इससे अलग। और जब आप देख लें ये पार्टी लाइन छोड़ रहा है, मीन्स इसका इस ग्रुप से मोह भंग हो गया, अभी दूसरे ग्रुप की तरफ चलने को रेडी है, तो ग्रुप चेंज भी कर देते हैं लोग। Therefore, the group's members evaluate their conduct with reference to norms and values of the group। तो यहाँ पर ग्रुप पावरफुल है और मेंबर तो उसके आधार पर ही काम करते हैं। Thus the groups to which we belong serves as reference group। तो जिसके हम पार्ट होते हैं वो भी हमारा एक रेफरेंस ग्रुप होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन होगा कि सर रेफरेंस इसका मेंबरशिप ग्रुप और नॉन मेंबरशिप ग्रुप का क्या मीनिंग है। देखिए रेफरेंस ग्रुप के दो स्ट्रैंड्स हैं। एक तो मेंबरशिप ग्रुप, आप अगर जिस ग्रुप के मेंबर हैं उसको भी आप रेफरेंस ग्रुप मानते हैं, आप जिसके मेंबर नहीं हैं उसको भी आप मेंबर ग्रुप रेफरेंस ग्रुप मान सकते हैं। अभी एग्जाम्पल मैं लूँगा तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा इस एग्जाम्पल से। अब देखिए यहाँ पर रेफरेंस ग्रुप का मीनिंग, मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर रेफरेंस ग्रुप का मीनिंग पॉजिटिव ग्रुप नहीं है। ऐसा नहीं, अच्छा का मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई सेंस नहीं है रेफरेंस ग्रुप में। जैसे आप अगर टेररिस्ट हैं, मीन्स एक टेररिस्ट के लिए टेररिस्ट ग्रुप ही एक रेफरेंस ग्रुप होगा। आगे ये नेगेटिव है, नेगेटिव सेंस में है, लेकिन एक टेररिस्ट के लिए तो ये टेररिस्ट ग्रुप ही रेफरेंस ग्रुप होगा। एक संत है, उसके लिए संतों का ग्रुप रेफरेंस ग्रुप होगा। मीन्स ये वैसे तो नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव होते हुए भी रेफरेंस ग्रुप हो सकता है एक पर्टिकुलर टेररिस्ट के लिए। एक संत के लिए जो कि एक पॉजिटिव ग्रुप है, संतों का ग्रुप, वो उसका रेफरेंस ग्रुप हो सकता है। मीन्स रेफरेंस ग्रुप के दोनों मीनिंग होते हैं, एक तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आप समझिए हॉस्टल में कुछ लोग स्मोकर्स होते हैं और कुछ नॉन स्मोकर्स होते हैं। मान लीजिए आप लोगों में से कोई एक स्टूडेंट अगर स्मोक करता है तो उसके लिए स्मोकर वाला ग्रुप रेफरेंस ग्रुप होगा, और अगर एक स्टूडेंट जो स्मोक नहीं करता है उसके लिए नॉन स्मोकर्स का ग्रुप रेफरेंस ग्रुप होगा। तो ये देखिए है तो नेगेटिव कनोटेशन में, लेकिन है रेफरेंस ग्रुप। ये है पॉजिटिव ग्रुप कनोटेशन में, लेकिन ये भी रेफरेंस ग्रुप है। तो इसका कोई नेगेटिव पॉजिटिव से मीनिंग नहीं होता है, ये दोनों ही हो सकता है। अब देखिए एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा मेंबरशिप ग्रुप और नॉन मेंबरशिप ग्रुप के बारे में। लोकसभा एमपी का एक ग्रुप है, और मान लीजिए मैं आपका जो टीचर हूँ मैं एक एमपी नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, अभी एमपी नहीं बन पाया हूँ। तो लोकसभा मेंबर्स के एमपी का जो ग्रुप है मेरे लिए वो रेफरेंस ग्रुप होगा, लेकिन मेरे लिए ये नॉन मेंबरशिप ग्रुप है। देखिए मैं उसका पार्ट नहीं हूँ अभी, लेकिन मैं उसको एडमायर कर रहा हूँ, तो मान लीजिए मेरे लिए ये हो गया नॉन मेंबरशिप ग्रुप। लेकिन अगर वही राहुल गांधी की बात करें, उनके लिए लोकसभा एमपी का ग्रुप हो गया रेफरेंस ग्रुप, उनके लिए भी होगा, लेकिन उनके लिए क्या होगा, मेंबरशिप ग्रुप होगा वो, क्योंकि वह पार्ट है उस ग्रुप के। तो आप चाहे ग्रुप के पार्ट हो या ना हो, मीन्स आपके लिए वो मेंबरशिप ग्रुप हो या नॉन मेंबरशिप ग्रुप, वह रेफरेंस ग्रुप हो सकता है। ये बात मैं यहाँ पर बताना चाहता था, और अब शायद आप समझ गए होंगे कि कैसे मेंबरशिप ग्रुप भी रेफरेंस ग्रुप हो सकता है और नॉन मेंबरशिप ग्रुप भी रेफरेंस ग्रुप हो सकता है। As per Merton, many times several social group of which one is not a member, means आपके लिए non membership group, but which one aspires to join may also greatly affect individuals behavior। देखिए जैसे कि मेरे लिए एमपी का ग्रुप मेंबरशिप ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको रेफरेंस ग्रुप मान सकता हूँ अगर मैं एमपी बनना चाहता हूँ।
इन अदर वर्ड्स नॉन मेंबरशिप ग्रुप में आल्सो सर्व एज रेफरेंस ग्रुप। स्टूडेंट्स को यही बात समझ में नहीं आती है कि सर नॉन मेंबरशिप ग्रुप कैसे रेफरेंस ग्रुप हो सकता है या फिर मेंबरशिप ग्रुप कैसे रेफरेंस ग्रुप हो सकता है। जैसे स्टडिंग रेफरेंस ग्रुप थ्योरी इन सोशियोलॉजी प्रोवाइड्स अस with valuable insight into the social forces that shape our lives. It helps us to understand how we are influenced by others, how we form our identities, and how we navigate the complex social world. अब देखिए रेफरेंस ग्रुप थ्योरी का रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। तो ये अपनी आइडेंटिटी है उसको स्टडी करने में मदद करता है कि आप हिंदू ग्रुप के हैं या मुस्लिम ग्रुप के हैं या क्रिश्चियन ग्रुप के हैं और हम किस ग्रुप से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ये भी बताता है। जैसे आप देखिए ये है सिंधिया साहब, ये पहले बहुत चहेते हुए करते थे किसके, गांधी फैमिली के, और ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बहुत क्लोज एसोसिएट थे। जब तक सरकार रही कांग्रेस की तो इन्होंने कांग्रेस को माना रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, सरकार गई, फिर एमपी में भी इनका थोड़ा सा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हो गया कांग्रेस में, फिर इनका धीरे धीरे कांग्रेस से मोह भंग होने लगा एज एन इंडिविजुअल। फिर उन्होंने देखा कि अब मुझे बीजेपी की तरफ चलना चाहिए, तो फिर ये धीरे से बीजेपी में 11 मार्च 2020 को ज्वाइन कर लिए। अब समझिए जब ये कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हो तो इस प्रोसेस को बीच में जो है वो कहा जाता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। मीन्स ये कांग्रेस की विचारधारा से बीजेपी की विचारधारा में शिफ्ट हो रहे हैं, तो उस समय इनको बीजेपी की जो विचारधारा है उस तरीके से सोचना पड़ रहा होगा, ये समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। मीन्स पहले ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड से लिख रहे होंगे तो यहाँ पर आते आते ये किस हैंड से लिखने लगे होंगे, राइट हैंड से। तो ये थोड़ा लाइटर टोन में है, लेकिन आप समझ रहे हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का क्या मीनिंग है। दूसरा, मान लीजिए ये कांग्रेस से बीजेपी में आए, लेकिन बीजेपी में इनका कुछ लोड नहीं लिया गया, इन्हें ना मिनिस्टर बनाया जाता, ठीक है, और इनका ऐसे स्वागत भी नहीं किया जाता दादेन प्रेसिडेंट के द्वारा, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। तो इनका लोड अगर नहीं लिया जाता तो ये कहते हैं यार मैं तो मार्जिनल मैन की तरीके से हो गया हूँ, कांग्रेस से तो निकल आया हूँ, अब बीजेपी में सेंटर पर नहीं पहुँच पा रहा हूँ, बिल्कुल किनारे कहीं रख दिया गया हूँ। तो ये जो थ्योरी है ये मार्जिनल मैन की थ्योरी भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो भी एक्ट हैं, ये जो एक्ट कर रहे हैं, आपको लगेगा कि ये एक्ट कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल, नहीं, ये एक्ट कर रहे हैं ग्रुप के आधार पर। और ग्रुप क्या है, कांग्रेस और भाजपा। तो ये पहले कांग्रेस में थे, ना कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, थोड़े दिन बाद ये भाजपा के हो गए, ना कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे। तो ये कांग्रेस से भाजपा, भाजपा से कांग्रेस में आते जाते रहेंगे, इनका इंडिविजुअलनेस शायद उतनी नहीं होती है। ये कह रहे हैं कौन, मार्टन साहब। अब देखते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ये टर्म आप समझ गए होंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा देखते हैं फॉर्मल तरीके से कैसे लिखा या पढ़ा जाता है। इट रिफर्स टू द सोशल प्रोसेस, ये प्रोसेस है पहली बात, ऑफ प्रिपेयरिंग वन सेल्फ फॉर entry into group of which one is not a member but which one aspires to join by adapting its norms, values and lifestyle. The process of anticipatory socialization is functional for the individual undergoing it. Means एक इंडिविजुअल के लिए फंक्शनल प्रोसेस होती है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। क्यों, आप देखिए जब ये कांग्रेस में रहे होंगे तो ये रहे होंगे एंटी सावरकर वाली विचारधारा से, और बीजेपी में आए आप देखते हैं बीजेपी प्रो सावरकर वाली विचारधारा है। अब समझिए इनके जो दिमाग है वो एंटी सावरकर से प्रो सावरकर होने में जो भी प्रोसेस लगी उसको कहा जाता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। तो अगर ये इस प्रोसेस के बिना बीजेपी में चले जाते, मान लीजिए ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन नहीं करते और ये बीजेपी में चले जाते, तो इनके अंदर जो एंटी सावरकर वाली फीलिंग थी वो किसी ना किसी दिन खुल के आ जाती और शायद फिर इन्हें बीजेपी से किनारे कर दिया जाता। तो ग्रुप में सिग्निफिकेंट बने रहने के लिए आपको ग्रुप की विचारधारा को भी समझना, सीखना और अपने मन में उतारना पड़ता है। इसी को कहा गया एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आप ग्रुप से कभी भी निकाल के फेंक दिए जाएंगे, एज एन इंडिविजुअल आप कुछ भी नहीं रहेंगे। तो इसीलिए आपको उसको कहा गया फंक्शनल। अगर आपको ग्रुप में बने रहना है तो आपको वो सीखना पड़ेगा। It is likely to enhance his chances of getting into non-membership group. अगर मान लीजिए ये कांग्रेस में ही बने रहते और
जब ये कांग्रेस छोड़ने वाले थे उस समय ये प्रो कांग्रेस वाली बातें ही करते रहते। तो क्या इनको बीजेपी में जगह मिलती? शायद बीजेपी में इनका सम्मान होता ही नहीं, क्योंकि बीजेपी वाले कहते हैं ये कांग्रेस वाले ही बातें कर रहे हैं, ये उसकी विचारधारा ही से जुड़े हुए हैं। तो इनके लिए फंक्शनल है कि अगर इन्हें एंट्री पानी है तो ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन करें। हैविंग वंस ज्वाइंड इट विल आल्सो ईज हिज एडजस्टमेंट विद इन द ग्रुप। एक तो ग्रुप में एंट्री के लिए, आप इस ग्रुप में एंट्री के लिए, ये देखिए ये ग्रुप है, इसमें एंट्री मिल गई, और दूसरा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन से एंट्री तो मिल गई, दूसरा अगर एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन नहीं किया होता तो थोड़े दिन बाद इसमें फेंक दी जाओगे बाहर। तो ग्रुप में बने रहने के लिए और एंट्री पाने के लिए एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन जरूरी है। However, the process of anticipatory socialization may be dysfunctional for the individual if the norms and values of one membership group clash with those of the non-membership reference group. In such cases, the individual may get alienated from his membership group while he is still here to be accepted by non-membership group, thus ending up as marginal man. That is, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का. The term marginal man was given by Merton. अब इतनी लंबी पैराग्राफ को पढ़ने में और समझने में कुछ भी नहीं है। देखिए, मान लीजिए आप एक ग्रुप के पार्ट हैं, ये इसके मेंबर रहे, ये आपका ग्रुप 1 और ये ग्रुप हो गया 2, ठीक है। आप पहले यहाँ पर कोर ग्रुप में थे और आपको अब इस ग्रुप की कुछ वैल्यूज अच्छी नहीं लग रही हैं, ठीक है, लेकिन इस ग्रुप को पूरा छोड़ने का मन नहीं कर रहा अभी। कुछ वैल्यूज इसकी अच्छी भी लगती हैं और कुछ वैल्यूज खराब भी लगती हैं। तो आप क्या हुए, सेंटर से हट के किनारे आ गए, ठीक है, लेकिन अपनी प्रीवियस ग्रुप से आप टोटली अलग नहीं हो पा रहे हैं, मन से बंधे हुए हैं, और आपने क्या किया, छलांग लगा दी दूसरे ग्रुप में, आप आ गए इस ग्रुप में, चलिए, और यहाँ पर बैठ गए आगे। आप समझिए, इस ग्रुप के जो कोर मेंबर ग्रुप है वो कहेगा कि साहब आपकी जो विचारधारा है वो इस ग्रुप से अभी भी मिल रही है, इस ग्रुप से अभी भी मिल रही है, तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो हमारे ग्रुप से कन्फ्लिक्टिंग हैं, तो आप बस वहीं बैठे रहिए, हम आपका लोड नहीं ले पाएंगे, आपका इतना ज़्यादा सम्मान नहीं होगा। तो आप फिर क्या हो जाएंगे, इस ग्रुप के लिए मार्जिनल मैन, आप यहाँ से भी छोड़ के चले आए, अगर इस ग्रुप में आ गए हैं तो मार्जिनल मैन की तरीके से बैठ रहे हैं कहीं बाहर, कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, कोई मिनिस्टर वगैरह नहीं बनाए जाएंगे, कोई आपको ऑर्गेनाइजेशन में जगह नहीं मिलेगी, और किनारे बैठे हैं बस झंडा पकड़े, एक दो न्यूज बाइट देते रहते हैं। और इस ग्रुप में भी, क्योंकि आप पहले सेंटर में थे, छोड़ने की वजह से किनारे चले आए, तो आप यहाँ पर भी जाना चाहेंगे तो आप यहाँ पर भी किनारे ही बैठेंगे, यहाँ पर भी कोई पावर पोजीशन अब नहीं मिलेगी। तो आप समझ रहे हैं, अगर आपके जब नॉर्म्स मैच कर रहे हो तभी आप दूसरे ग्रुप में जाएं। तो ये बात आपको कैसे पता लगेगी मेरे नॉर्म्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तभी पता लगेगी जब आप जाएंगे एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। आप ये प्रोसेस में जाएंगे, उसमें आप समझेंगे यार सामने वाले ग्रुप में कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, देखें जरा, झूठ बोलना, पागल बनाना, और मेरे ग्रुप में शायद ये नहीं है तो मैं यार नहीं जा पाऊंगा उसमें, तो आप मना कर देंगे, फिर आप यहीं बने रहेंगे। अगर आपको लगा हाँ मैं यहाँ पर भी झूठ बोल रहा हूँ और वहाँ पर भी उतना ही झूठ बोलना पड़ेगा, तो कूद जाएंगे और बिल्कुल अंदर आपको सम्मान के साथ बैठाया जाएगा। देखिए, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ। 2 ग्रुप हैं, एक कंप्यूटर साइंस के बंदों का है जो कि हॉस्टल में रहते हैं, और एक है मैकेनिकल और सिविल वाले बंदों का, वो भी हॉस्टल में रहते हैं, दोनों हॉस्टलर्स हैं। अब क्या होता है, मैकेनिकल और सिविल में से एक लड़का और उसके आसपास के कुछ और लड़के जो मैकेनिकल के तो हैं, मीन्स उनकी स्ट्रीम तो मैकेनिकल की है, लेकिन उनकी दोस्ती हो जाती है कंप्यूटर साइंस वालों से, ठीक है, उनके साथ रहने लगते हैं, वो यहाँ पर भी आने जाने लगते हैं, तो वो पार्ट बन जाते हैं इस कंप्यूटर साइंस ग्रुप का, ठीक है। लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि यार ऐसा है, फर्स्ट ईयर में तो चलिए कंप्यूटर साइंस वालों से काम चल गया, अब सेकेंड ईयर में अपने ग्रुप से बात करनी पड़ेगी। तो जब वो वापस आना चाहते हैं तो जो इनका कोर ग्रुप होता है मैकेनिकल और सिविल वालों का, वो कहता है अब आप अंदर नहीं आ पाएंगे इस ग्रुप में। क्यों? क्योंकि आपकी जो वैल्यूज हैं अब वो कंप्यूटर साइंस वाली हो चुकी हैं, और आप जानते हैं कंप्यूटर साइंस की वैल्यूज क्या होती हैं और मैकेनिकल सिविल वालों की वैल्यूज क्या होती हैं, एंटीथेटिकल हैं दोनों वैल्यूज। तो यहाँ पर इनको एंट्री नहीं मिलती है उस कोर ग्रुप में, इसलिए ये क्या है, इस ग्रुप में भी मार्जिनल बन जाते हैं, यहाँ पर भी एंट्री नहीं मिल रही है कोर ग्रुप में, और इस ग्रुप में भी वो कहते हैं कि यार तुम कोर कंप्यूटर साइंस के नहीं हो, तो आप यहाँ पर भी ये मार्जिनल बन के बैठे रहते हैं। तो आप समझे कि ये किसी भी ग्रुप के नहीं रह जाते हैं। तो धोबी का कुत्ता ना घर का और ना घाट का, वो किनारे बैठा रहता है।
तो मैंने यहाँ पे लिखा सीसी गैंग। तो ये सीसी गैंग कौन सी हुई? एक तो कंप्यूटर साइंस और सिविल वाले बंदे, मीन्स सिविल से जो कंप्यूटर साइंस में गए उनको कहा गया सीसी गैंग। मीन्स ये जो बंदे यहाँ पे भागे इसको सीसी गैंग कहा जाता था। बिकेम मार्जिनल मैन इन आवर हॉस्टल ग्रुप। तो इस हॉस्टल ग्रुप में और मैकेनिकल वाले सिविल वाले ग्रुप में ये मार्जिनल मैन बन के हो गए। तो ये आपकी रियल लाइफ एग्जांपल में आपने देखा होगा अपने हॉस्टल में। ये आल्दो मर्टन ने नहीं दिया, ये मैंने एग्जांपल को रीड किया हॉस्टल लाइफ में। तो ये देखा कि कैसे जो सिविल वाले बंदे हैं और जब वो कंप्यूटर साइंस वालों के साथ रहने लगते हैं तो उन्हें मैकेनिकल और सिविल वाली कोर ग्रुप में एंट्री नहीं दी जाती है। तो इसलिए इनका नामकरण भी कर दिया गया था सीसी गैंग और इनको एंट्री भी नहीं दी गई और ये मार्जिनल मैन बन के बैठ गए। तो ये एग्जाम्पल मेरी रियल लाइफ का है, मैंने हॉस्टल में होते देखा है इसे, इसलिए यहाँ पर लिख दिया। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे सर रेफरेंस ग्रुप थ्योरी पढ़ तो बहुत ली लेकिन इसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में नहीं आ रहा। तो मैं कहूँगा आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखिए। फैशन चॉइसेस, आप किसी एक बड़े एक्टर या एक्ट्रेस को ही रेफरेंस की तरीके से देखते हैं। मीन्स आप एक्टर और एक्ट्रेस का जो ग्रुप है उसको ही रेफरेंस की तरीके से लेते हैं, उसकी तरीके से चलते हैं, बोलते हैं, पहनते हैं। तो फैशन चॉइसेस आप रेफरेंस ग्रुप थ्योरी के आधार पर करते हैं। ब्रांड भी आप रेफरेंस ग्रुप के आधार पर लेते हैं। कैरियर एस्पायरेशंस, आप अगर आज आईएएस बनना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आप कैसे क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि आपने आईएएस ग्रुप को देखा होगा, ब्यूरोक्रेट को देखा होगा और उनकी एंट्री एग्जिट वाली वीडियो आपने देखी होंगी यूट्यूब पर। तो शायद आप इसलिए जा रहे हैं या आपने इनको हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल जैसे देखा होगा, देश की सेवा करना चाहते हो, जो भी कारण हो, लेकिन आप रेफरेंस ग्रुप की वजह से ही आपके एक्ट गाइड हो रहे हैं। मीन्स आप अगर कैरियर एस्पायरेशंस भी हैं आपके, वो इंडिविजुअल एस्पायरेशंस नहीं है, वो किसी ग्रुप की वजह से हैं। सोशल मीडिया ट्रेंड्स, वो भी ग्रुप की वजह से हैं। पॉलिटिकल व्यूज, उसमें भी ग्रुप थ्योरी लग जाती है। लाइफ स्टाइल एडॉप्शन, ग्रुप थ्योरी। वर्कआउट रूटीन्स, स्टांस, एथिकल स्टांस, डाइटरी चॉइसेस, पेरेंटिंग स्टाइल, ये सभी चीज़ें आपकी रेफरेंस ग्रुप थ्योरी से ही समझी जा सकती हैं। तो देखिए जो मर्टन की थ्योरी है वो ग्राउंडेड थ्योरी है, तो आप उसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा लोड नहीं लिया जाता है। तो इस थ्योरी में किसका लोड ज़्यादा लिया जाता है? ग्रुप्स का। यहाँ पे सिंधिया साहब का लोड नहीं है, लोड किसका है? या तो बीजेपी का या कांग्रेस का या एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिलेटिव डेप्रीवेशन। ये रिलेटिव डेप्रीवेशन की मीनिंग क्या होती है, आप क्यों आईएएस बनना चाहते हैं, क्यों ग्राम प्रधान नहीं बनना चाहते, ये बात मैं कल बताऊंगा आपको। रेफरेंस ग्रुप को कैसे सिलेक्ट किया जाता है ये बताऊंगा। फिर एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा नीतीश कुमार का। और जो डुअल मेंबरशिप की बात थी, दोहरी सदस्यता की, जिसके वजह से 1977 में जनता पार्टी जो बनी और 1980 आते आते वो बहुत सारी पार्टीज में टूट गई, उसका भी कारण ही रेफरेंस ग्रुप थ्योरी से पढ़ा जा सकता है। तो देख रहे हैं आप, पॉलिटिकल इवेंट्स भी रेफरेंस ग्रुप थ्योरी से समझे जा सकते हैं, ये भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप, जिसमें हम देखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर उसमें मेंबरशिप, नॉन मेंबरशिप दोनों देखेंगे। फिर नॉर्मेटिव, कंपैरेटिव, मल्टीपल रेफरेंस ग्रुप, मींस जितने भी रेफरेंस ग्रुप के टाइप हैं वो पढ़े जाएंगे। फिर देखेंगे व्हाई डज एन इंडिविजुअल चूज ए नॉन मेंबरशिप ग्रुप एज ए रेफरेंस ग्रुप, कि आप उसके पार्ट नहीं है तो फिर क्यों रेफरेंस ग्रुप उसको चूज करते हैं, उसकी भी बात करेंगे। आल्दो इसका आंसर आपको आज के लेक्चर से ही पता लग गया होगा, आप कुछ ना कुछ इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन फिर भी कल इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर मैं एक और रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा, जिसमें जो यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये राजभर साहब, इन्होंने अपनी पॉलिटिकल रैली में कह दिया था कि अब मैं कैबिनेट मिनिस्टर बन गया हूँ, आप लोग अपने कैडर से ये कह रहे हैं, आप लोग जाइए थाने में घुस जाइए और पीला गमछा जैसे मैं डालता हूँ ये रख दीजिए और आपका लोड लेगा कौन? थानेदार। शायद ऐसा हुआ नहीं, तो इसकी भी बात करेंगे, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो रेफरेंस ग्रुप थ्योरी में कहाँ पावर है, कहाँ नहीं है, इस सब की भी बात होगी। तो इसको कहा जाता है रेफरेंट पावर, इसको यहाँ से मैं रिलेट करके बताऊंगा। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आपको रेफरेंस ग्रुप थ्योरी पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ रेफरेंस ग्रुप थ्योरी होगा और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और रेफरेंस ग्रुप खत्म करने के बाद हम पढ़ेंगे कन्फॉर्मिटी एंड डिविएंस चैप्टर या टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, कन्फॉर्मिटी एंड डिविएंस। ये भी बहुत इजी है, रियल लाइफ एग्जांपल से इसको भी समझाऊंगा, लेकिन अगले 2 लेक्चर्स के बाद।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।